हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के माध्यम से आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूं और पिछले क्लास में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के बारे में आपको बतला रहे थे और उसका लगभग 98% हिस्सा पढ़ा चुके थे। जो शेष बचा आज उसके बारे में चर्चा करना है। उसके पश्चात ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित यदि कुछ भी प्रश्न समस्या आपको रह गई हो तो अपने कमेंट में आप उसे बताएंगे, तो अगले क्लास में उसे यकीनन तौर पर बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से उसका हल किया जाएगा। यह कोशिश की जाए कि यदि कुछ कठिनाई रह गई तो उसे दूर कर दिया जाए। तो आज जो है मौलिक अधिकार में कल तक आपने अनुच्छेद 29-30 तक पढ़ चुके थे, जहाँ कल बतलाए कि अल्पसंख्यक मतलब कम, संख्या मतलब कम संख्या। तो किसकी कम संख्या? तो उसके लिए संविधान में वर्णन था धर्म और भाषा। सिर्फ 2 प्रकार का शब्द है, धर्म और भाषा। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा 6 धर्म को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दिया हुआ है। उसमें इस्लाम, इसे मुस्लिम कह सकते हैं, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख। ये 6 धर्म को सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा प्राप्त है। तब तक सरकार के द्वारा इन धर्म को अल्पसंख्यक माना गया है, अर्थात इनकी धर्म के आधार पर संख्या कम है। तो कल भी मैंने चर्चा किया था कि 29-30 के आधार पर जो शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है वो ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक खोलेगा और बहुसंख्यक न खोलेगा। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों अपने अपने धर्म के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अल्पसंख्यक संख्या कम है तो उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम ना हो, कोई अज्ञात भय ना हो, अपने अधिकार को लेकर उसमें चिंता की भावना ना आए। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया, ताकि उसके मन में संदेह की भावना न हो, क्योंकि लोकतंत्र में समानता का अधिकार सबों के लिए होना चाहिए। लेकिन वक्त और परिस्थिति के आधार पर उसमें कभी कभी कुछ संशोधन करना होता है, कभी कुछ प्रतिबंधित करना होता है, या कुछ मौलिक अधिकार के विपरीत कानून बनाना होता है। तो आज उसी से जुड़ा हुआ अगला तथ्य देखना है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसके बारे में कल चर्चा किए थे आपको कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के आधार पर कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए 5 प्रकार का रिट, 5 प्रकार का आदेश, 5 प्रकार का लेख जारी कर सकता, ये सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के संरक्षण में। तो केस करेंगे जो अनुच्छेद 32 के आधार पर, तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार का रिट और अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। दोनों रिट एक होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो रिट देगा वो अनुच्छेद 32 पर और उच्च न्यायालय जो रिट जारी करेगा अनुच्छेद 226 पर। तो ये हर एग्जाम में, अभी देखिए बिहार की वैकेंसी शिक्षा, ये आपका सिपाही का आया हुआ है और पिछला बार का क्वेश्चन निकाल कर देखेंगे तो उसमें मौलिक अधिकार के लिए कौन रिट जारी करता है, ये क्वेश्चन उसमें उपलब्ध है। तो ये रिट जो है सो अनुच्छेद 32 और 226, तो ये संवैधानिक उपचार के आधार पर। ये रिट कौन कौन है? तो ये देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कल इसकी चर्चा किए थे कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना। परमादेश, लोक पदाधिकारी जिन्हें जो उत्तरदायित्व दिया गया है संविधान के द्वारा, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन यदि वो नहीं करते हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, तो परमादेश मैंडमस का अधिकार जारी होता है। तो ये 5 रिट के बारे में कल आपको चर्चा कर चुके थे। विद्यार्थीगण,
आज जो आपको अध्ययन करना है उसमें सबसे पहला देखना है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीयों, सभी मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए, कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। उसके पश्चात अनुच्छेद 20 अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना, दोष सिद्धि का अधिकार, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, स्वेच्छा से विवाह का अधिकार, आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन करने का अधिकार, ये सारा अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। और आंशिक रूप से अनुच्छेद 22, पूर्ण रूपेण नहीं, आंशिक रूप से अनुच्छेद 22, इसमें अपने आप को गिरफ्तार किए जाने से बचाने का अधिकार है। गिरफ्तार किए जाने के पूर्व उसका कारण को जानने का अधिकार है। तो इसमें आंशिक रूप से विदेशी को प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 23 वालात श्रम, किसी से जबरन उसकी इच्छा के विपरीत आप काम पर लगा नहीं सकते हैं। किसी को जबरदस्ती आप उसका मजबूरी का लाभ उठाकर काम पर नहीं लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 23 कहता है वालात श्रम, जबरन श्रम नहीं करवाना है, जिसके आधार पर बंधुआ मजदूरी, गुलामी प्रथा को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष तक के कम उम्र के बालक को कारखाना सहित कहीं भी काम पर नहीं लगाए जाने का अधिकार। अनुच्छेद 25 स्वेच्छा से किसी धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थान की स्थापना करने, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने, धार्मिक समारोह का आयोजन करने, धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ अन्य कार्य को पूरा करने। अनुच्छेद 27 धार्मिक दान दिए जाने पर कर टैक्स में छूट प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 28 सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में किसी विशेष धर्म की पढ़ाई, किसी धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं किए जाने का अधिकार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और एक और जोड़ सकते हैं अनुच्छेद 32। उसके लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये सब के लिए संविधान में प्रावधान है कि ये विदेशियों को भी प्राप्त होगा, लेकिन अनुच्छेद 32 के बारे में प्रावधान नहीं है। और बीपीएससी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये हिडन होता है, छिपा हुआ है, क्योंकि जब हमको केस करना है संवैधानिक उपचार का कि यदि इन अधिकार का उल्लंघन किया गया, ये हमारे इस अधिकार को चाहे विदेशी उसे प्रयोग करने से रोका गया, तो मुकदमा करेगा किस पर? तो अनुच्छेद 32 पर करेगा। और न्यायालय उसके लिए भी रिट जारी करेगा तो अनुच्छेद 32 के आधार पर जारी करेगा। तो अनुच्छेद 32 का उल्लेख विदेशी नागरिकों को प्राप्त अधिकार में नहीं होते, स्पष्ट रूप से संविधान में है, लेकिन इन सभी अधिकार का प्रयोग अनुच्छेद 32 के आधार पर ही वो करेगा। इसलिए अनुच्छेद 32 भी भारतीयों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हो जाता है। कि बीपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ये सब प्रश्न जो होता है वो पूरी तरह कंसेप्ट पर, समझ पर होती है, वो लाइन संविधान के पन्नों पर लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसे प्रश्न समझ पर, कंसेप्ट पर, न्यायिक निर्णय के आधार पर, न्यायिक प्रक्रिया के आलोक में ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, उत्तर ज्ञात किया जाता है या उत्तर निकाला जाता है। तो अनुच्छेद 32 भी भारतीयों एवं विदेशियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका होता है, आईबी का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा था कि मौलिक अधिकार के लिए कुल कितना अनुच्छेद का प्रयोग संविधान में किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक अर्थात टोटल जो है 24 अनुच्छेद का प्रयोग है। उसमें 12 अनुच्छेद विदेशियों को भी प्राप्त है
और चौबीसों भारतीयों को प्राप्त है, भारतीयों को 24 प्रयोग करेंगे, लेकिन विदेशी 12 अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं, 12 का मौलिक अधिकार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो टोटल 24 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार में शामिल हैं। विद्यार्थीगण इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कुछ एक प्रश्न आज आपके सामने रखते हैं। एक तो विवाद पर प्रश्न आता है कि किस विवाद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। तो आपका उसका आंसर होता है गोलकनाथ विवाद। ये बारंबार प्रश्न पूछा गया होगा, कई बार आप विभिन्न एग्जाम का यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते होंगे तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज विवाद इस प्रकार का ये 1967 में हुआ था। फिर प्रश्न पूछता है किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने यह पुनर्निर्धारित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के आधार पर मौलिक अधिकार सहित संविधान का किसी भी भाग में संशोधन करने, परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। तो 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद ने गोलकनाथ विवाद के निर्णय को, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उसे रद्द करते हुए यह पुनर्स्थापित, क्योंकि न्यायालय के द्वारा दिया गया सभी निर्णय विधि कानून बन जाता है। अनुच्छेद जो है 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक निर्णय विधि बन जाता है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय की अवहेलना की जाती है, निर्णय को विरोध में काम किया जाता है, तो न्यायालय को अपना निर्णय के विरुद्ध मुकदमा की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा रद्द किया गया। मैंने क्लास जिसमें बता रहे थे आपको कि संसद को अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दे और प्रभावी कर दे, और सर्वोच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 137 के आधार पर, इसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, उसे अधिकार है कि संसद के द्वारा बनाया गया विधि, बनाया गया कानून को वह रद्द कर सकता है। तो दोनों को एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 51 लिखता है कि कार्यपालिका अर्थात सरकार, न्यायपालिका अर्थात कोर्ट के बीच के संबंधों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि दोनों अपने अपनी शक्ति, अपना अपना अधिकार के प्रति पूरी तरह उनका कंसेप्ट क्लियर रहे, दोनों एक दूसरे के अधिकार में अतिक्रमण न करें, दोनों एक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप न करें। उसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो ये प्रश्न कम पूछता है, गोलकनाथ वाला क्वेश्चन बराबर पूछता है, लेकिन ये सब प्रश्न जो है 24वां संविधान संशोधन कम पूछा है, लेकिन पूछा गया प्रश्न है। फिर जो है केशवानंद किस विवाद में, यह प्रश्न आता है किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के निर्णय को रद्द कर दिया, या किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, या किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचा का शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो केशवानंद भारती विवाद हुआ था 1973 में। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के द्वारा दिया गया निर्णय को, ऐसे वो निर्णय को तो संसद जो है सो पहले ही निरस्त कर चुका था, लेकिन फिर से मुकदमा जब हुआ तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद का निर्णय को सही ठहराया, अपना पूर्व निर्णय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज का निर्णय को गलत बतलाया, और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान में के किसी भी भाग में मौलिक अधिकार हो, प्रस्तावना हो, संविधान का किसी भी भाग में संसद को संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन मूल भावना, संविधान का मूल ढांचा
तो मूल ढांचा का प्रथम बार प्रयोग इसी केशवानंद भारती विवाद 1973 में किया गया। तो ये भी बारंबार प्रश्न पूछता है। तो ये 3 विवाद जो गोलकनाथ विवाद है, इसके अलावा एक और इसमें आता है मिनर्वा मिल्स विवाद। मिनर्वा मिल विवाद 1980 में हुआ था। ये सब प्रश्न कभी राज का नीति निर्देशक तत्व में पूछता है, कभी मौलिक अधिकार में पूछ देता है, केशवानंद का क्वेश्चन कभी प्रस्तावना में पूछ देता है। तो कई जगह क्योंकि जो निर्णय हुआ वो बड़े पैमाने पर हुआ था। 13 न्यायाधीश की खंडपीठ थी केशवानंद भारती में, जो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में इतना बड़ा खंडपीठ आज तक कभी नहीं बना है। 68 दिन तक कंटिन्यू सुनवाई हुआ। आज तक भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में इतना लंबा सुनवाई भी किसी का नहीं हुआ है। तो मिनर्वा मिल्स विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, जैसे यहाँ पर देखिए कि गोलकनाथ विवाद में संसद ने 24वां संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, इसमें सरकार यह तय किया, इसमें संसद ने यह तय किया था कि मौलिक अधिकार पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मिनर्वा मिल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के इस निर्णय को रद्द कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है, अनुच्छेद 13 के आधार पर, अनुच्छेद 32 के आधार पर, तो मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए वैसा कोई भी विधि जो मौलिक अधिकार का अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 13 स्पष्ट कहता है कि वैसा विधायिका के द्वारा बनाया गया वह कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार से बेमेल हो, मौलिक अधिकार से असंगत हो, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर देगा। तो मिनर्वा मिल विवाद में 1973 के जो संसद ने निर्णय लिया, 71 का जो संसद निर्णय था, उसे 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। कहा मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों में श्रेष्ठता की भावना और निम्नता की भावना नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ देखिए विद्यार्थीगण, स्पष्ट हो गया कि गोलकनाथ विवाद के द्वारा दिया गया निर्णय को 24वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने निरस्त कर दिया, निष्प्रभावी बना दिया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता देने का जो अधिकार दिया गया, उसे मिनर्वा मिल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। तो दोनों को एक दूसरे की शक्ति को नियंत्रित करने, कंट्रोल में करने का अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए विवाद से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है। एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक बड़ा विचित्र क्वेश्चन था जो अनुच्छेद 21 पर था कि संविधान के द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर यह एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। वो कहता है वो कौन सा अधिकार है जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति आधा अधूरा अपराध करता है, यही क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। वह कौन सा अधिकार है जिसके आधार पर यदि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक आधा अधूरा अपराध करता है तो वह दंड का भागीदार है, और यदि अपराध को पूरा करता है तो उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। तो विद्यार्थीगण, है न विचित्र प्रश्न। प्रश्न कहता है कि यदि आधा अधूरा अपराध करते हैं तो आप दंड के भागीदार हैं, और अपराध को यदि पूरा कर देते हैं तो आपको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। यदि अपराध 50, 60, 70% करते हैं तो आप दंड के भागी हैं, और 100% दंड अपराध कर देते हैं तो आपको किसी प्रकार का दंडित नहीं किया जाएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने जीवन की, अपने प्राण की आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। लेकिन यदि आप
आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। सौभाग्य से दुर्भाग्य से जो भी कहे, यदि आप जीवित रह जाते हैं, आत्महत्या नहीं करने में सफल नहीं होते हैं, तो आप अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किए, क्योंकि उसने जीवन जीने का अधिकार दिया था, मरने का अधिकार नहीं दिया था। तो आप दंड के भागीदार हैं। और यदि दुर्भाग्य से आप अपने उस अपराध को पूरा कर देते हैं, आत्महत्या करने में सफल रहते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो आधा अधूरा अपराध करने पर दंड के भागीदार हैं, अपराध पूरा करने पर आपको दंडित नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर को पूरी तरह दिए गए विकल्प में जो अंतर्निहित भावना है उसको समझ कर के उत्तर देना होता है। किसी एनसीईआरटी बुक में, किसी टेक्स्ट बुक की किताब में ये सब लाइन नहीं लिखा जा सकता है। ये सब प्रश्न जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर दिए गए विकल्प के आधार पर, अपनी कंसेप्ट के आधार पर उत्तर निकाला जाता है। तो ऐसे प्रश्न जो पूछा जाता है उससे संबंधित आपके सामने ये ऐसे प्रश्न रख रहे हैं। तो मौलिक अधिकार के लिए रिट जो होता है आम नागरिक के लिए, भले यहाँ पर प्रयोग करते हैं कि इस मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है, लेकिन नागरिकों के लिए वह जो रिट जारी होता है वह 3 ही होता है। तो एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश और तीसरा होता है अधिकार परीक्षा। अन्य दोनों प्रतिषेध उत्प्रेषण जो होता है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता है, वह न्यायालय पर जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पर, उच्च न्यायालय जिला न्यायालय पर जारी करता है। तो आम नागरिकों के लिए 3 प्रकार के रिट जारी होती है और विशिष्ट नागरिक पदाधिकारी के लिए परमादेश जारी होता है। तो इस पर भी क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन पूछ दिया करता है। तो क्लासिफिकेशन के माध्यम से जो क्वेश्चन होता है, तो वैसे प्रश्न को शायद उसका पहले बतलाए थे कि कौन सा अधिकार संविधान का ही कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। बतलाए थे अनुच्छेद 361, 194 ये मौलिक अधिकार की अवहेलना करता है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है, इससे संबंधित आपको विभिन्न तथ्य से अवगत कराना था। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपने उद्देश्य में शायद सफल रहा हूँ। ऐसे रहा या नहीं रहा ये तो निर्णय आप लेंगे। तो आप ये बतलाएं, अपने कमेंट के द्वारा जरूर बतलाएंगे कि मैंने जो बतलाया वह आपका सफल रहा या ना रहा, मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा या ना रहा, मैं आपके अनुकूल विचार को रख पाया न रख पाया। तो मौलिक अधिकार और प्रस्तावना दोनों को काफ़ी विस्तार से विश्लेषणात्मक रूप से पॉइंट दर पॉइंट आपके सामने अब तक रखता हुआ रहा। और यकीनन तौर पर मुझे विश्वास है कि यह अन्य जो भी शिक्षक आपसे, जो भी शिक्षक के माध्यम से चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन में पढ़े होंगे, कुछ विशिष्ट, कुछ अलग हट करके जरूर रहा होगा। मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ समता का अधिकार में अनुच्छेद 17 बारंबार पूछा जाता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, जो कि एक हिंदू धर्म की विशेषता है। ऐसे इस वास्तव में देखा जाए तो धार्मिक साहित्य में कोई ज़्यादा इसका उल्लेख नहीं है। पहली बार हम जाति प्रथा का उल्लेख जो देखते हैं तो वैदिक काल के अंत में, क्योंकि जाति शब्द तो है नहीं, समाज का वर्गीकरण ऋग्वेद के 10वां मंडल का पुरुष सूक्त में यह वर्णन मिलता है कि प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, बाजू या वक्त से क्षत्रिय, उदर या जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो भी ऋग्वेद के 10वां मंडल के अंतिम सूक्त में ब्राह्मण का भी उल्लेख ऋग्वेद में बहुत ही रेयर केस में किया गया है। वहाँ वर्गीकरण किया गया है, वो कर्म के आधार पर था। उत्तर वैदिक काल में एक पंक्ति मिलती है जिसमें लिखता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। अथर्ववेद का एक पंक्ति है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी माँ जांता कुटती है जो कि शूद्र है, पिता चिकित्सा का काम करते हैं, चिकित्सीय काम वैद्य हैं जो वैश्य हैं। तो माँ शूद्र है, पिता वैश्य हैं, मैं ब्राह्मण हूँ।
तो वहाँ ये विभाजन है वो कर्म के आधार पर है, न कि जाति के आधार पर है। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं जाति वह है जो जाति नहीं। वहाँ पर जो शब्द है विनोबा भावे का कि जाति वह है जो जाति नहीं, तो यहाँ जाति कास्ट है, यहाँ जाति एक सामान्य शब्द में प्रयोग होता है। तो जो धार्मिक साहित्य में किसी प्रकार का मूल जो धार्मिक साहित्य हिंदू का सबसे मुख्य धार्मिक साहित्य गीता और वेद को माना गया, वहाँ कोई जाति का विशेष वर्गीकरण है नहीं। वह विभाजन कर्म के आधार पर है। लेकिन बाद में ये जातिगत व्यवस्था गुप्त काल में काफ़ी जटिल पैमाने पर आता चला गया। आज जातिगत व्यवस्था के कारण हमारा देश का कहीं न कहीं विकास प्रभावित हो रहा है। जातिगत उन्माद अभी देखते चुनाव के अवसर पर काफ़ी कुछ जातियां का उभार होता है। आज भी चुनाव में लोकतंत्र की विशेषता होती है कि जहां जाति धर्म भाषा के आधार पर किसी प्रकार का विभाजन न हो। भारत तो दूर देखिए अमेरिका देश है, जहाँ विकसित देश है, वहाँ भी गोरे काले से लेकर के भारतीय अथवा अफ्रीकन के आधार पर कहीं न कहीं वर्गीकरण चुनाव के अवसर पर होता रहा है। जबकि अमेरिका का जो संवैधानिक है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का सबसे पुराना संवैधानिक व्यवस्था है, गणतंत्रीय प्रणाली है। संवैधानिक गणतंत्र अमेरिका का जो है वह 1789 से उसका संविधान बनकर तैयार हुआ और उसका संविधान विश्व का सबसे छोटा है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। लेकिन वहाँ भी देखिए जातिगत उभार सामने है चुनाव के अवसर पर। तो समाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जाति का कोई प्रबंध नहीं, प्रावधान नहीं है, क्योंकि सबको समानता का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 17 इसलिए अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत का प्रावधान किया गया। भारत में जातिगत व्यवस्था की विरोध में सबसे पहले बड़े पैमाने पर जो आंदोलन शुरू हुआ दक्षिण भारत से है। सत्यशोधक समाज के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फूले ने जातिगत व्यवस्था को तोड़ने का प्रबंध किया। ईवी रामास्वामी नायकर ने केरला से शुरुआत किया। वाइकोम सत्याग्रह केरला में हुआ। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर के मद्रास और महाराष्ट्र में सबसे पहले जाति के विरोध में आंदोलन चले और उसके लिए संविधान में उसी का आवश्यकता था कि संविधान में अनुच्छेद 17 में रखा गया कि अस्पृश्यता या छुआछूत को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किए जाने का अधिकार। तो विद्यार्थी का मौलिक अधिकार जो अधिकांशतः नकारात्मक है। आपको बतलाए थे अनुच्छेद 14 में भी विधि के समक्ष संरक्षण तो अमेरिका से लिया गया तो नकारात्मक है, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया तो सकारात्मक है। अनुच्छेद 17 कहता है जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना, नकारात्मक पॉइंट है। 18 कहता है उपाधियों को स्वीकार नहीं करना या उपाधियों का समाप्त कर दिया जाना, नकारात्मक अधिकार है। अभी बतलाए 21 में भी बतलाए कि आत्महत्या नहीं करना, नकारात्मक अधिकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाना सहित काम पर नहीं लगाना, नकारात्मक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार का अधिकांश पाठ नकारात्मक हो जाता है। आगे पढ़ाएंगे राज्य का नीति निरसक तत्व, जो कि आपका क्लास जो चलेगा वह लाइव क्लास होगा, जहां आप जो है सो उपस्थित सामने रहेंगे। तो लाइव क्लास के दरमियान आप अपना देख सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो है लाइव क्लास होने की संभावना है। तो विद्यार्थी आज इतना ही, और इसके अलावा आप जो है लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लाभान्वित हों, अन्य भी लाभान्वित हों, और उसका लाभ हमें भी मिलेगा। हमें भी लाभान्वित होने का मौका दें, संस्थान को भी लाभान्वित होने का मौका दें और स्वयं लाभान्वित हों। तो सब्सक्राइब करें और कमेंट लगातार करें, ताकि यदि कोई खामियां, कोई कठिनाइयां रह गई हो, कोई कमी दिख रहा हो तो उसे आप इंगित करेंगे, ताकि उस कमी को दूर करते हुए अगले क्लास में आपके सामने उपस्थित रहूं। आज इतना ही, धन्यवाद।